ओके गाइस, चालू करते हैं आप लोग का इकोनॉमिक्स का मैराथन, जिसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि समवेयर अराउंड 16 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, ठीक है, आज वो अपन कवर अप करने वाले हैं। क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता क्या है और बोलना क्या चाहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले वो समझेंगे हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। किसके बारे में? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी जैसा होता है? आपकी बैलेंस शीट के जैसा होता है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर अपने दो साइड होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। या फिर आप बोल सकते हो कि आज अपन जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, अपन लायबिलिटीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट को क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। उसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं कंट्री के बारे में, किसके बारे में? कंट्री के बारे में। तो आपको पता है लायबिलिटीज के अलावा इनकम्स भी अपनी क्या होती है, क्रेडिट होती है। इनकम्स भी क्या होती है, क्रेडिट होती है। और एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, अपने डेबिट होते हैं। तो समवेयर इन्होंने क्या करा, कंट्री के ऊपर अकाउंटेंसी अप्लाई कर दी। कंट्री के ऊपर क्या कर दी, अकाउंटेंसी अप्लाई कर दी। ये बोलते हैं कि हमारे पास फॉरेन से इंडिया के अंदर क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। फॉरेन से बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। और कुछ पैसा ऐसा है जो हमारा फॉरेन में जा रहा है। अब हमारे पास फॉरेन से पैसा क्यों आएगा, तो उसके रीजंस क्या है कि हमारे पास फॉरेन से पैसा आएगा और क्या रीजंस है कि हमारा जो पैसा है वो फॉरेन में जाएगा। सो बेसिकली ये बोलता है कि फॉरेन से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, ठीक है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। कहां से फ्लो आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम, और इसे रिकॉर्ड करा जाएगा एज क्रेडिट ऑफ बीओपी अकाउंट। क्रेडिट ऑफ बीओपी अकाउंट। सो इसे एज अ क्रेडिट ऑफ बीओपी अकाउंट क्या करा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है। क्या कैलकुलेट करा जाता है, क्रेडिट ऑफ बीओपी अकाउंट। तो क्रेडिट ऑफ बीओपी अकाउंट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट ऑफ बीओपी अकाउंट का मतलब हुआ कि जो इनकम आपने कमाई, कहां से कमाई, इनकम आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाई, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी आपके पास पेमेंट्स आए, जो भी आपके पास इनकम्स आ रही है, वो आपके कहां पे रिकॉर्ड करी जाती है, बीओपी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करी जाती है। और जो भी पैसा आपके पास, ठीक है, आपके पास से इंडिया से कहां जाता है, इंडिया से जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो जो भी पैसा इंडिया से कहां जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डेबिट साइड। क्या बोला जाता है उसे, डेबिट बोला जाता है। तो डेबिट का मतलब क्या हुआ, दैट विल बी योर परचेज, दैट विल बी योर एक्सपेंस। और ये क्या हो रहा है, ये पैसा क्या है, इसको कहते हैं डेबिट ऑफ बीओपी साइड। क्या कहते हैं इसे, डेबिट ऑफ बीओपी साइड। सो बीओपी साइड एक तरफ से होती है क्रेडिट, एक तरफ से होती है डेबिट। क्रेडिट का मतलब होता है बीओपी में पैसा आना, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सरकार के पास पैसा आना, और इसको कहते हैं सरकार के पास से पैसा जाना। तो सरकार के पास क्या होता है, एक्चुअली ये है फॉरेन एक्सचेंज। क्या है सरकार के पास, फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है। अब सरकार के पास जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, अगर इसमें पैसा आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा आएगा तो जैसे सेल्स होती है तो अपन उसे क्रेडिट करते हैं, गुड्स बेचते हैं तो अपन उसे क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट होता है तो अपन उसे क्रेडिट करते हैं, और खर्चा होता है तो फॉरेन एक्सचेंज यहां से क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से कैश फ्लो हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास इंडिया में आ रहा है, और इसकी वजह से कैश फ्लो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से जा रहा है। तो किस किस वजह से, किन किन रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर फॉरेन से पैसा आता है, किन किन रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर फॉरेन से पैसा आता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं क्रेडिट ऑफ बीओपी। क्या कहते हैं उसे, क्रेडिट ऑफ बीओपी। तो क्रेडिट ऑफ बीओपी कहां कहां से हो सकता है वो सुनो। अगर इंडिया क्या करे, इंडिया अगर गुड्स का एक्सपोर्ट करे, तो इंडिया अगर गुड्स का एक्सपोर्ट करता है तो क्रेडिट हो जाएगा। इंडिया अगर गुड्स का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा आएगा। और उसी तरीके से इंडिया अगर गुड्स का क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब इंपोर्ट जो होता है और एक्सपोर्ट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, वो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। तो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। उसी तरीके से इंपोर्ट भी हो सकता है गुड्स का और सर्विसेज का, गुड्स का और सर्विसेज का। इसके अलावा हो सकता है कि फॉरेन से, ठीक है, हमारे कोई रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने पैसा इंडिया में भिजवाया,
और हो सकता है कि हमारे कोई रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने पैसे इंडिया में भिजवाया। तो ये सारी चीजें कहां पे रिकॉर्ड होती है? इनकम में, या फिर एक तरीके से क्रेडिट साइड ऑफ योर बीओपी। और यहां पे जो पैसा है हमने फॉरेन में भिजवाया, एग्जांपल देता हूं, हो सकता है कि आप लोग इंडिया के बाहर पढ़ाई करने के लिए गए। अब आप लोग इंडिया के बाहर पढ़ाई करने के लिए गए, तो आपको हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ पैसा भिजवाया है, भाई पेरेंट्स ने हो सकता है आपके लिए कुछ पैसा भिजवाया है। तो आप लोग अगर इंडिया के बाहर पढ़ाई करने के लिए जाओगे तो पेरेंट्स आपके पैसा भिजवाएंगे आपको। इंडिया के बाहर आप ट्रैवल करने के लिए जाओगे तो आपको पेमेंट्स दिए जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पैसा खर्च हो जाएगा, इंडिया के बाहर से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर फ्लो करके चला जाएगा। इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है वो इंडिया के बाहर फ्लो करके चला जाएगा। उसी तरीके से कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है, घूमता है, फिरता है, शॉपिंग करता है, तो इंडिया के अंदर क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा। सो बेसिकली जो चैप्टर है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इट इज समवेयर रिलेटेड टू योर व्हाट? रिलेटेड टू योर फॉरेन एक्सचेंज, या कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। मतलब ये इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में चैप्टर चलता है। ये किसके बीच में चलता है? इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में चैप्टर चलता है। इंडिया के अंदर, ठीक है, फॉरेन से पैसा आ रहा है और इंडिया के अंदर से पैसा फॉरेन में जा रहा है। सो बेसिकली गवर्नमेंट हमेशा क्या कहती है? गवर्नमेंट हमेशा थोड़ी चिंता करती है बीओपी के बारे में। गवर्नमेंट चाहती है कि बीओपी का जो बैलेंस आए वो ज्यादातर पॉजिटिव आए। पॉजिटिव बैलेंस क्या शो करेगा बीओपी का? बीओपी का अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो शो करेगा कि हमारे पास पैसा फ्लो करके इंडिया में आया, वो ज्यादा है जितना पैसा गया उससे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो फ्लोज हैं वो कंपैरेटिवली हायर हैं आउटफ्लोज से। इंडिया के अंदर जो फ्लोज है, इनफ्लोज है, वो आउटफ्लोज से क्या है? ज्यादा है। अगर इनफ्लोज ज्यादा होंगे, आउटफ्लोज कम होंगे, तो इंडिया के पास क्या बचेगा? इंडिया के पास बचेगा फॉरेन एक्सचेंज। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज किसी कंट्री के हाथ में होता है, उस कंट्री की वर्ल्ड लेवल पे उतनी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, वर्ल्ड लेवल पे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। तो जितना ज्यादा पैसा आपके हाथ में होता है, वर्ल्ड लेवल पे उतनी ही आपकी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। तो जितनी ज्यादा पैसा आपके हाथ में, उतनी ही बड़ी पोजीशन, उतनी ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ये चाहता है बीओपी। तो हमें बीओपी का क्या करना पड़ता है? बीओपी की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। बीओपी की अकाउंटिंग हम लोग नहीं करते, कौन करता है? बीओपी की अकाउंटिंग करती है गवर्नमेंट। कौन करती है? गवर्नमेंट इज द वन जो बीओपी की अकाउंटिंग करती है। अब सुनो आगे, बीओपी जो है उसके अंदर, ठीक है, पहले चैप्टर ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे? बेसिक्स जानने के बाद उसके बाद रीड आउट करेंगे। अब बीओपी के अंदर क्या होता है? बीओपी का जो स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। बीओपी का दो स्ट्रक्चर्स है, बीओपी के दो हिस्से हैं। जो भी बीओपी के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। तो बीओपी के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एक तो होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और दूसरे होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दूसरे कौन से होते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। एक तो होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? देखो नाम से पता लग रहा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब फॉर करंट ईयर, करंट अकाउंट मतलब फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे ना तो एसेट में कोई चेंज आता है, ना ही कोई लायबिलिटी की पोजीशन में चेंज आता है। मतलब जिससे ना तो कोई नई एसेट क्रिएट होगी आपकी, ठीक है, जिससे ना तो आपकी कोई नई लायबिलिटी क्रिएट होगी, और जिससे ना तो आपकी कोई एसेट की पोजीशन कम होगी, और जिससे ना कोई लायबिलिटी की पोजीशन कम होगी। जो करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिससे ना तो एसेट पे फर्क पड़ता है ना लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, उसे कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे आपकी कोई एसेट क्रिएट हो रही है, या आपके ऊपर कोई बर्डन आ रहा है, कोई लोन आ रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटसोएवर द केस में भी कम होना, ज्यादा होना, दोनों आ सकता है बेटा इसके अंदर। मगर यहाँ पे जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर एसेट और लायबिलिटी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करंट ईयर के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड इट टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिस अकाउंट में अफेक्ट होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर इंपैक्ट आता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस के ऊपर फर्क आता है, उसे कहते हैं अपन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। क्या कहते हैं उसे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो सुनेंगे। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कंपोनेंट्स। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के क्या होते हैं? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब क्या क्या कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के? सबसे पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड
विजिबल ट्रेड और कुछ भी नहीं, विजिबल ट्रेड बहुत आसान सी चीज है। विजिबल ट्रेड का मतलब क्या है? विजिबल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड ऑफ गुड्स। विजिबल ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड ऑफ गुड्स। गुड्स की जो ट्रेडिंग होती है, मर्चेंडाइज की जो ट्रेडिंग होती है, उसे कहते हैं, ठीक है, विजिबल ट्रेड। क्या कहते हैं उसे? विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड के अंदर दो बातें आती है। विजिबल ट्रेड के अंदर दो बातें होती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। विजिबल ट्रेड के अंदर दो बातें आती है, गुड्स का एक्सपोर्ट और गुड्स का इंपोर्ट। क्या बातें आती है? गुड्स का एक्सपोर्ट और गुड्स का इंपोर्ट। सो विजिबल ट्रेड में दो चीजें होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या चीजें होती है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब मर्चेंडाइज, गुड्स मतलब मर्चेंडाइज। तो यानी कि यहाँ पे गुड्स का आता है विजिबल ट्रेड, मतलब जो बॉर्डर क्रॉस करेगा, ऐसे सामान जो बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है, जो शिप से, एयर से, रोड से, किसी भी तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आता है। बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस चीज का हो रहा है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है आपके गुड्स का, विजिबल गुड्स का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका हो रहा है? विजिबल गुड्स का। तो पहला कंपोनेंट क्या बन जाता है बेटे? पहला कंपोनेंट बनता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? मर्चेंडाइज। गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है? मर्चेंडाइज। सो मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज। सेकंड आता है इसके अंदर इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इनविजिबल ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सिंपल सा तरीका बताता हूं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। सर्विसेज मतलब वो चीजें जो बॉर्डर क्रॉस नहीं करती, और करती है तो दिखती नहीं है। करती तो है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सर्विस तो जारी है, बट वो बॉर्डर क्रॉस करती हुई नहीं दिखती है, ठीक है, वो इनविजिबल। मतलब उसके लिए हमें कोई शिप, ठीक है, उसके लिए हमें कोई कार्गो, या उसके लिए हमें कोई किसी भी रूट की जरूरत नहीं होती, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसे कहते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में जैसे एग्जांपल देता हूं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मतलब इंडिया से किसी ने लोन लिया फॉरेन में, या फॉरेन से किसी ने लोन लिया इंडिया के अंदर, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरीके की जो सर्विसेज होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन, ठीक है, इनविजिबल ट्रेड। मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, तो मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया था, जो सॉफ्टवेयर मेरे को फॉरेन से परचेज करना पड़ा था, मैंने उसका डॉलर्स में पेमेंट दिया था, साथ में एक्सचेंज रेट भी देना पड़ा था, क्योंकि एक्सचेंज होगा, डॉलर्स में पेमेंट देना पड़ता है आपको। तो अगर आपने डॉलर्स में पेमेंट दिया, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन है डूडली, वो परचेज किया था, सो आई गॉट इट फॉर समवेयर अराउंड 6000 रुपीज, ठीक है, 6000 और 5000 से 6000 के बीच में आई गॉट इट, ठीक है। तो 5000 से 6000 के बीच में मैंने उसका पेमेंट दिया था। किससे दिया था? मैंने उसका पेमेंट दिया, ठीक है। सारे के सारे कार्ड एक्सेप्ट भी नहीं करे जाते उसके अंदर भी, ठीक है, कार्ड्स का भी होता है कि कौन सा कार्ड एक्सेप्ट करेगा। सो वो जो मैंने क्या करा, एक तरीके से सर्विस परचेज कर ली। क्या परचेज कर ली? उसकी सर्विस परचेज कर ली। सो आई गॉट द सर्विसेज, ठीक है। बट ये जो भी सर्विस मैंने परचेज करी वो क्रॉस बॉर्डर गई थी, यूएस से इंडिया में प्रोवाइड हुई है, वो सर्विस यूएसए से इंडिया के अंदर प्रोवाइड हुई है। बैंकिंग सर्विस उसको मिली है इंडिया से, ठीक है, फॉरेन के अंदर उसे पैसा मिला, बट उसके लिए क्या बॉर्डर क्रॉस हुआ? बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। क्या वो इनविजिबल है? यस, वो इनविजिबल है। बस मेल पे आ गया उसका, सारी की सारी चीजें उसने मुझे मेल पे भेज दी, ठीक है, हर चीज उसने बता दिया, लॉगिन आईडी, पासवर्ड बता दिया, रिट्रीवल का तरीका बता दिया, तो एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल नाउ। समझ गए क्या? हाँ, समझ आ गया? इसके अलावा तीसरा होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है जो ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक साइड प्रोवाइड हुए हैं। एक साइड मतलब नॉन फैक्टर इनकम, वन साइड मतलब नॉन फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ? नॉन फैक्टर इनकम का मतलब हुआ, देखो सीधी सी बात है, हो सकता है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोग के कोई रिलेटिव्स इंडिया के बाहर रहते हैं और रिलेटिव्स ने आपको पैसे इंडिया के अंदर भिजवा दिए, या हो सकता है कि आपके रिलेटिव ने आपको पैसे भिजवाए हो। जैसे आप बाहर पढ़ाई करने गए तो आपके फादर ने, ठीक है, आपकी फीस दी है, तो आपकी फीस दी है, आपको पैसे भिजवाए हैं आपके फादर ने, तो एक तरीके से वो फादर ने आपको जो पैसे भिजवाए वहां पे खर्च करने के लिए, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है, क्योंकि उस जो पैसे भिजवाए हैं उसके लिए उनको कुछ नहीं मिला है आपकी तरफ से, कोई फैक्टर सर्विस नहीं मिली है। मैंने आपको गुड्स भेजे, आपने मुझे पेमेंट भेजा, फैक्टर सर्विस।
फैक्टर का पेमेंट मिल रहा है मुझे, समझ गए क्या? गुड्स भिजवा रहा हूँ, पैसा दिया, काम खत्म, सर्विस दी, पैसा दिया, काम खत्म। यहाँ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिला, यहाँ जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को अपन क्या कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को अपन कहते हैं, ठीक है, कौन से ट्रांजैक्शन? ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पे सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन कहते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होता है? सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन, मतलब सिर्फ एक ही जगह से इफेक्ट आ रहा है, दूसरे के इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो इसको नॉन फैक्टर इनकम्स भी कहा जाता है। नॉन फैक्टर पेमेंट्स या इनकम्स एक ही बात है भाई। पेमेंट्स अपन दूसरी कंट्री में दे रहे हैं, इनकम्स अपने को दूसरी कंट्री से मिल रही है, या फिर अपन इनकम दे रहे हैं तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हो जाएगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस हो जाएगा। समझ आ गया क्या? बोलो भाई। ओके, और चौथा होता है इनकम्स। चौथा क्या होता है? इनकम्स। इनकम्स का मतलब क्या होता है? इनकम्स का मतलब होता है आप फॉरेन कंट्री गए, फॉरेन कंट्री में मेहनत करी, पैसा कमाया, इंडिया में ले आए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्स। या फिर फॉरेनर इंडिया के अंदर आया, इंडिया में मेहनत करी, इंडिया से पैसा बाहर ले गया, दिस इज कॉल्ड एज इनकम। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीओपी के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कितने हैं भैया? 4, ठीक है, 4, ठीक है। क्या? VI, ठीक है, VI, हाँ, VI, ठीक है, 4 है इसके VI, क्या? अच्छा, मेहनत करके फैक्टर इनकम लेके आए हो बाहर से, भाई जॉब करोगे भाई तभी तो इनकम जनरेट होगी। इनकम इज व्हाट? इनकम इज योर फैक्टर इनकम एंड दिस इज योर नॉन फैक्टर इनकम। यूनिलेटरल मतलब सिर्फ सिंगल साइड ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिंगल साइड ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आया है बिना किसी काम के, ठीक है। मेरा बर्थडे है, मेरा एक फ्रेंड है वो फॉरेन में रहता है, ठीक है। मेरी शादी है, मेरा एक फ्रेंड है फॉरेन में रहता है, उसने गिफ्ट भिजवा दिया मुझे, दिस इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। मेरा फ्रेंड है वो बाहर रहता है, उसकी शादी हो रही है, उसका बर्थडे, मैंने उसको गिफ्ट बाहर भिजवा दिया, ठीक है। मैंने उसे पैसे भिजवा दिए, गिफ्ट भिजवा दिया बाहर, ठीक है। मैंने क्या किया, बाहर मैंने कोई जैसे होते हैं ना यार, जैसे बाहर के कोई गिफ्ट स्टोर्स होते हैं, तो मैंने बाहर इंडिया के बाहर कोई गिफ्ट स्टोर सर्च किया, ठीक है, और गिफ्ट स्टोर सर्च करके मैंने गिफ्ट उसके पास भिजवा दिया कि इस एड्रेस पे आप गिफ्ट को डिलीवर कर देना, और मैंने उसे पेमेंट दे दिया। दिस इज व्हाट? दिस इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, नॉन फैक्टर पेमेंट्स है। इनकम का मतलब होता है कि अगर मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, फॉरेन कंट्री से कमा के पैसा इंडिया में ले आया, दिस इज इनकम्स, सिंपल, दिस इज जस्ट इनकम। मैं फॉरेन गया, ठीक है, 2-4 महीने मैंने वहाँ पे जॉब करी, वहाँ से पैसा कमा के इंडिया में ले आया, ठीक है, दिस इज इनकम। तो या फिर फॉरेनर इंडिया के अंदर आया, उसने 2-4 महीने इंडिया में काम करके इंडिया से पैसा बाहर ले गया, दिस इज इनकम। दिस इज कॉल्ड एज ये दिस इज व्हाट? दिस इज योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन से 4 कंपोनेंट्स होते हैं, VI, UI। V का मतलब क्या होता है? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड इनकम्स। विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड इनकम। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। अब देखो भाई, इसके अंदर 4 बातें होती है, ये जो 4 बातें हैं इनके अंदर 2-2 बातें होती है, ठीक है। एक तरफ से पैसा आता है, एक तरफ से पैसा जाता है। तो पैसा आने का मतलब क्या होता है? विजिबल ट्रेड का जो एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, विजिबल ट्रेड का एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, इनविजिबल ट्रेड का एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, यूनिलेटरल पेमेंट्स रिसीव होंगे, इनकम्स होगी तो पैसा आएगा, इनकम रिसीव होगी तो पैसा आएगा। तो पैसा जो आएगा उन चारों को जोड़ दो, जो पैसा आएगा उन चारों को जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? क्रेडिट इन बीओपी। तो पैसा आ गया क्रेडिट इन बीओपी। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो आप बोलते हो योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मैसेज लिखा होता है ना, दैट योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000 रुपीस, 10,000 रुपीस, 2,000 रुपीस, ठीक है। तो वो क्या होता है? पैसा आपके पास आया तो उसको बोल दिया मैंने क्रेडिट। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट कराते हो तो पैसा जाता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, डेबिटेड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डेबिटेड, ठीक है। नॉन ट्रांसफर पेमेंट्स गिवन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पेमेंट्स ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। समझ गए क्या? इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन रेसिडेंट, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। तो फॉरेन का रेसिडेंट इंडिया से कमा के फॉरेन ले गया, फॉरेन का रेसिडेंट इंडिया से कमा के कहाँ ले गया? फॉरेन में पैसा ले गया। तो ये सब क्या हो जाते हैं? क्रेडिट्स को तो जोड़ दो, डेबिट्स को माइनस कर दो, तो क्रेडिट ऑफ बीओपी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, माइनस डेबिट ऑफ बीओपी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस गिव्स यू बैलेंस इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, गिव्स यू बैलेंस इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इससे क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इससे बैलेंस आ जाएगा। अब बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब बैलेंस पॉजिटिव होगा? जब इनफ्लो, पैसा जो आया है ये ज्यादा होगा। और कब बैलेंस नेगेटिव होगा? जब
गया ज्यादा होगा, आउटफ्लो ज्यादा होगा। समझ गए क्या? ठीक है, जब क्रेडिट ज्यादा होंगे, व्हेन क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट्स योर आंसर विल बी पॉजिटिव बीओबी, व्हेन डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट्स योर आंसर विल बी नेगेटिव, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0। समझ आएगा? बोलो कोई डाउट नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। क्या आता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इज समवेयर रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एसेट, क्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट क्रिएट करना, एसेट क्रिएट करना मतलब एसेट खरीदी, एसेट बेची, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी का बैलेंस कम ज्यादा, इसको कहते हैं आप क्या? इसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या आता है? कोई एसेट मेरी एसेट इंक्रीज हो गई, मेरी एसेट कम हो गई, डिक्रीज हो गई, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब इसके एग्जांपल्स देके बताता हूं मैं आपको। इसके एग्जांपल्स जैसे सुनो, मैंने क्या किया, फॉरेन में कोई एसेट खरीदी, ठीक है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, फॉरेनर ने क्या किया, इंडिया के अंदर कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, समझ आ गया? तो इंडिया ने जब फॉरेन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, आउटफ्लो हो गया पैसा। इंडिया ने जब फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए, आपने एक फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, समझ रहे हो? आपने फॉरेन में कोई कंपनी एक्वायर कर ली, फॉरेन की कोई बड़ी कंपनी आपने खरीद ली, ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे रिलायंस है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी क्या कर ले, ठीक है, किसी फॉरेन की कंपनी को एक्वायर कर ले पूरी की पूरी। जैसे रिलायंस की जो अपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है, उसके शेयर्स किसने खरीदे थे, ठीक है, फेसबुक ने खरीदे थे, व्हाट्सएप ने खरीदे थे ना भाई, फेसबुक की जो कंपनी है व्हाट्सएप, ठीक है, उसने खरीदा, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से पार्टनरशिप भी हो गई। ये व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जियो इसको लेके आ रहे हैं, जियो मार्ट को लेके आ रहे हैं, ये तो इनका टारगेट है भाई। जैसे चाइना है, तो चाइना का एक एप्लीकेशन है वीचैट। वीचैट एक ऐसा एप्लीकेशन है विच इज लाइक पेटीएम, मतलब उससे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट्स भी दे सकते हो और चैट भी कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज वीचैट। कोई चाइना में जाता है तो उसे वीचैट डाउनलोड करना पड़ता है और उसी के थ्रू वहां से कम्युनिकेट कर सकता है। सो बात करते करते अच्छा पेमेंट, चल वीचैट से पेमेंट मिल जाती है, वीचैट से पेमेंट रिसीव कर लिया, वीचैट से आपने शॉपिंग कर ली, वीचैट से आपने क्या किया, ठीक है, बातें कर ली। दिस इज योर वीचैट एप्लीकेशन। मतलब पेटीएम के अंदर अगर चैटिंग का ऑप्शन आ जाए तो वो बन जाएगा वीचैट जैसा, समझ गए? तो उसी तरीके का व्हाट्सएप आपको क्या करना है, व्हाट्सएप आपको बदल रहा है धीरे धीरे। व्हाट्सएप क्या कर रहा है, व्हाट्सएप अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप और हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे वो अपने आप को और बदल रहा है ना भाई। तो अभी तो शॉपिंग आएगी उसके अंदर, अभी तो शॉपिंग आई है उसके अंदर, अभी शॉपिंग आएगी उसके अंदर। तो व्हाट्सएप इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अपने आप को चेंज करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। तो फेसबुक ने जैसे जब इंडिया के अंदर आके 10% शेयर्स एक्वायर करे जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के, विच वाज ऑलमोस्ट अराउंड 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 38,000 करोड़ के आसपास का, 38,500 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट था, उससे क्या हुआ, इनफ्लो आया इंडिया के अंदर। क्या आया, पैसे का इनफ्लो आया इंडिया के अंदर। 38,500 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर आएगा। तो उससे क्या है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर एफडीआई करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री ने रिसीव करा है तो इससे क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। उसी तरीके से रिलायंस किसी कंपनी को खरीदे तो क्या हो जाएगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड आवर कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उससे हमारा पैसा फ्लो करके बाहर जाएगा। सरकार क्या करती है, सरकार चाहे तो गवर्नमेंट एक चाहे क्या है, गवर्नमेंट ने फॉरेन बैंक से बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं। जैसे अमेरिका से लोन ले रखा है हमने, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है हमने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले रखा है। इस तरीके से हमने बहुत सारे, ठीक है, इस तरीके की एजेंसी से लोन ले रखा है, आईएमएफ से। तो ये जो लोन्स हम जो लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर इनफ्लो आता है। और जब हम लोग लोन चुका देते हैं तो क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, एक क्वेश्चन है मेरा, लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो लोन जो लिया वर्ल्ड बैंक से वो किसका पार्ट है, करंट अकाउंट का कि कैपिटल अकाउंट का? क्योंकि बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर लायबिलिटी, ठीक है। इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा। बट इंटरेस्ट दिया आपने उस लोन के ऊपर, दैट इज अ करंट और अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्योंकि हर साल का लोन का इंटरेस्ट जाता है, ठीक है, लोन का तो इंटरेस्ट हर साल जाता है ना, ब्याज हर साल आपको देना पड़ेगा। तो हर साल आप दे रहे हो तो ब्याज को आपने क्या किस में ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया किसके अंदर, आपके, समझ आया क्या, इन चारों में से किस में आएगा, इन चारों में से पेमेंट्स इनकम में जाएगा, जो आपने पेमेंट्स बाहर दी हैं। ये तो दे रहे हैं, अच्छा उनके लिए तो इनकम हो गई ना। हाँ
समझ आ गया? तो इसके अंदर चला जाएगा वो बात, समझ आ गई आप लोग को? तो कॉन्सेप्ट समझ आया? सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, हाउएवर अ लोन इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो लोन लेना, लोन देना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लोन के ऊपर ब्याज इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो 1 साल का होता है, ठीक है। और लोन आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो इसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, वो आपके कैपिटल में चले जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन कम होता है करंट अकाउंट में चले जाते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं देखना, इसके कंपोनेंट्स देखो। इसका पहला कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट, इसका पहला कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 तरीके के होते हैं। ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है ऐसा जहां पे आप कंट्रोल एक्वायर करते हो। क्या एक्वायर करते हो? कंट्रोल। जहां पे आप ओनरशिप एक्वायर कर लेते हो, कंट्रोल एक्वायर कर लेते हो। तो जहां पे इन्वेस्टमेंट आपने किया है कंट्रोल एक्वायर करने के लिए, ओनरशिप एक्वायर करने के लिए, तो उसे तो अपन कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहते हैं। और बी पार्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो होता है छोटे मोटे दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना, डिवेंचर्स खरीदना, सिक्योरिटीज खरीदना, ठीक है, या वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, तो उससे हमारे पास कंट्रोल नहीं आता, ठीक है, छोटा मोटा बस इनकम का सोर्स बनता है। जैसे आपने बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीद लिया, कोई इंसान ना बोले यार मेरे को बर्कशायर हैथवे का शेयर खरीदना है, तो आपने क्या किया, आपने ब्रोकर को कांटेक्ट किया, ब्रोकर ने आपका अकाउंट, डिमैट अकाउंट खुलवा दिया फॉरेन कंट्री के अंदर, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उसने ब्रोकर के थ्रू आपका अकाउंट ओपन करवा दिया, ठीक है। वहां से आपने क्या किया, डॉलर्स में पेमेंट देके बर्कशायर हैथवे, एपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, गूगल का, याहू का, अल्फाबेट का, आपने इस तरीके से वहां से दूसरी कंपनी के फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए। तो कर सकते हैं कि यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इंडियन रेसिडेंट परचेज कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, बस उनके लॉ के नॉर्म्स के हिसाब से अपने को करना पड़ता है। अब क्या है, दिस इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपने क्या वहां पे कंट्रोल थोड़ी ले लिया, आपने कुछ शेयर्स एक्वायर करे तो 2, 4, 5 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, हजारों शेयर्स खरीद के लिए आप क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल एक्वायर नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर आप लेते हो तो उसे एफडीआई कहते हैं। सर मैंने तो इतने सारे शेयर्स खरीद लिए कि मेरे पास कंट्रोल आ गया, तो भैया तुम्हारी पोजीशन ऊपर आ गई, तुम पोर्टफोलियो में नहीं रहे। कंट्रोल अगर हाथ में है तो तुम एफडीआई में हो, और कंट्रोल हाथ में नहीं है तो तुम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हो। समझ गए क्या? तुम किस में हो? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हो। सेकंड आता है इसके अंदर बोरिंग एंड लेंडिंग। क्या आता है? बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। भाई बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स बात तो एक ही है, एक के लिए बोरिंग है तो दूसरे के लिए लेंडिंग है, तो सीधी सी बात है, इंडिया ने बोरो कर लिया, इंडिया ने उधार दे दिया, तो बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स भी किसका पार्ट है? बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स भी आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का पार्ट है, ठीक है। बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स किसका पार्ट है? आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का पार्ट है। और तीसरा जो है, ठीक है, वो है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो पॉइंट बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो समझना। पहला तो एक बात बताओ, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा, मतलब इनफ्लोस कौन से होंगे और आउटफ्लोस कौन से होंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एफडीआई इंडिया में आया तो इनफ्लो, इंडिया से बाहर गया तो आउटफ्लो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया तो इनफ्लो, इंडिया से बाहर गया तो आउटफ्लो, ठीक है। बोरिंग्स और लैंडिंग्स, बोरिंग्स करी तो इनफ्लो, लैंडिंग्स करी तो आउटफ्लो। अब समझेंगे चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब क्या होता है वो समझो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जैसे आरबीआई है, कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट रेसिपिएंट, ठीक है, ऑफ व्हाटसोएवर वी आर अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज। और यही वो होता है जो आपको अल्टीमेटली अपने पास से पैसा निकाल के आपको दे देता है। So RBI is the ultimate recipient of all foreign transactions, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज बचेगा वो किसके पास जाएगा? एट द एंड ऑफ द डे RBI के पास जाएगा। So RBI के पास क्या होता है? एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। RBI क्या मेंटेन करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करता है। अब RBI के पास है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या है RBI के पास? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। सो आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, क्या है आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, आप समझना बेटे, आरबीआई के पास क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। फॉरेन एक्सचेंज से जो पैसा है वो आरबीआई ने अपने पास रख लिया, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होता है। जब पैसा, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज है,
जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कहां पे आता है? फॉरेन एक्सचेंज जब आरबीआई के पास चला जाता है, सो मार्केट से फ्लो कर जाता है आउट। मार्केट से क्या कर जाता है? आउट हो जाता है, मार्केट से वो आउटफ्लो हो जाता है, क्योंकि मार्केट से फ्लो कर गया, आउटफ्लो कर गया और आरबीआई ने इकट्ठा करके पैसा कर दिया। और जब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई उस पैसे को अपने पास से निकाल के मार्केट में लेके आती है, ठीक है, तो वो मार्केट में फिर से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई ने अपने पास ले लिया, ठीक है, ये क्या होता है? मार्केट से चला जाता है, मार्केट से चला गया, इट्स कॉल्ड एज आउटफ्लो, इट्स कॉल्ड एज आउटफ्लो। और जब आरबीआई ने अपने रिजर्व से निकाल के पैसा बाहर दिया, इट्स कॉल्ड एज इनफ्लो। क्या बोलेंगे इसे? इनफ्लो बोलेंगे। सो यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे आता है? इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, किस तरीके से चलता है वो सुनो। आरबीआई जो है इज द अल्टीमेट रेसिपिएंट, जो है आरबीआई इज द अल्टीमेट रेसिपिएंट ऑफ व्हाटसोएवर वी आर अर्निंग, ठीक है, आउट ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज से जो भी हम कमा रहे हैं उसका अल्टीमेट रेसिपिएंट, ठीक है, और अल्टीमेट टेकर कौन है? आरबीआई है। जब पैसा सारा का सारा घटा के जो भी आया वो आरबीआई अपने पास ले जाती है, तो वो पैसा मार्केट से आउट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड एज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब आरबीआई के पास पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो कहलाएगा, और आरबीआई के पास पैसा कम हो रहा है, मतलब आरबीआई निकाल के पैसा मार्केट में दे दिया तो उसे कहेंगे इनफ्लो। ये ना थोड़ा सा ऐसे पैराडॉक्सिकल लगता है, उल्टा लगता है अपने को, ठीक है। लोगों को अगर आप पूछोगे, बोले आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए, तो लोगों को लगे आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए तो इनफ्लो है, और आरबीआई के पास पैसा कम हो गया तो वो आउटफ्लो है। बट ऐसा है नहीं, उल्टा सीन है। आरबीआई के पास पैसा बढ़ गया मतलब पैसा चला गया इंडिया के बाहर, मतलब आरबीआई के बाहर, मार्केट के बाहर चला गया, सो मार्केट के बाहर जा चुका है पैसा, सो उसे कहते हैं आउटफ्लो। और आरबीआई ने क्या करा? पैसा, आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहा है, सो आरबीआई के रिजर्व्स कम हो गए मतलब पैसा फ्लो करके आ गया कहां पे? मार्केट के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? आउटफ्लो, इनफ्लो। आरबीआई के पास से पैसा बाहर आ गया तो उसे क्या कहेंगे? इनफ्लो। और आरबीआई के पास पैसा चला गया तो उसे क्या कहेंगे? आउटफ्लो। समझ आ गई क्या? आरबीआई के पास बाहर से पैसा आएगा, आरबीआई के पास बाहर से पैसा नहीं आता, कहीं से नहीं आता, पैसा हमारे पास आता है और हम बैंक को देते हैं, और बैंक से आरबीआई ले जाता है अपने पास पैसा, ठीक है। आरबीआई के पास कोई पैसा नहीं आता, आरबीआई से उधार लेके पैसा ला सकती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और वो भी आरबीआई नहीं लेके आती है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट आरबीआई के पास होता है, तो इसलिए आरबीआई के पास पैसा आता है। आरबीआई तो कहीं कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेके आता, ठीक है, वो सब गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है, जो भी आरबीआई के पास पैसा आ रहा है। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई इज द अल्टीमेट रेसिपिएंट, जो भी बचेगा उसका है। मतलब हम लोग पैसा बाहर से लेके आए, फॉरेन से लेके आए, या हम लोग फॉरेन पैसा भिजवाएंगे, वो आरबीआई उसको देगा, आरबीआई उसको लेगा, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया भाई सारा फॉरेन एक्सचेंज मेरे हाथ में रहेगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। क्या? किस चीज का परसेंटेज? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का, हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का डेफिनेटली परसेंटेज चार्ज होता है, ठीक है। परचेज की रेट अलग होती है, सेल की रेट अलग होती है, तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो आरबीआई और बैंक्स का वो होता है, इनकम होती है, ठीक है। बैंक को अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस चालू करना है तो आरबीआई से उसका अलग से पैसा रखवाना पड़ता है। समझ गए क्या ये चीज? ठीक है, ये काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये मान के चलो आधे से ज्यादा चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, फटाफट से चैप्टर की तरफ चलते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, हाँ 36 बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट से देखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं रेसिडेंट्स के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। बोला था मैंने किसके बीच में? रेसिडेंट्स के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। तो रेसिडेंट्स के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, बाकी पूरी दुनिया के बीच में और इंडिया के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या कहते हैं उसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उसके बाद अपन ने देखा बीओपी अकाउंट रिकॉर्ड करता है सारे के सारे इनफ्लोस को और आउटफ्लोस को। इनफ्लोस का मतलब होता है जो पैसा आता है, आउटफ्लोस का मतलब होता है जो पैसा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स व्हिच रिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन। मैंने क्या कहा था आपको? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन शो करता है कंट्री की कि अगर हमारे पास पैसा है, पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब इंडिया के पास पैसा है, इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड के सामने स्ट्रांग है, और पैसा नहीं है तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो जाएगी। ये रूपी का जो अपन देखते हैं ना, ये रूपी और डॉलर के बीच में जो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी आ रखी है वो किसकी वजह से आ रखी है? इसलिए आ रखी है क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चल रहा है, हमने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो लोन लेने की वजह से हमारे पास इतनी ज्यादा उधारी है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, इनकम लेवल भी कम है, और इंडिया के अंदर क्या है, यूएस के कंपैरिजन में जो नोट छपे हुए हैं ना वो भी ज्यादा है इंडिया के अंदर। सो
बेसिकली इन सब चीजों की वजह से क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लगिश हो रखी है, डाउन हो रखी है, वीक है यूएस के कंपैरिजन में। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, दूसरा होता है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड को रिसीट्स कहते हैं, डेबिट साइड को पेमेंट्स कहते हैं। पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर क्या क्या आता है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और पेमेंट्स मतलब डेबिट साइड, पैसा बाहर जा रहा है, पेमेंट्स मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी और ऑफ पेमेंट, स्ट्रक्चर क्या है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसके क्या होता है, The various transactions which included in BOP are called component of BOP. Component of BOP कितने होते हैं, दो। सबसे पहले कौन सा होता है भाई, एक तो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है BOP, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट के अंदर चार बातें आती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन बातें आती है। करंट अकाउंट के अंदर कितनी आती है, चार बातें, कैपिटल अकाउंट के अंदर तीन बातें। ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ BOP आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन अकाउंट्स। कौन कौन से होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है देख लो, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स exports and imports of goods and services and unilateral transfer during the given period of time. Done? In other words, the current account of a country consists of all transactions relating to trade in goods and services and unilateral transfers. और साथ में क्या आती है, इनकम आती है इसके अंदर। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, चार बातें होती है, विजिबल ट्रेड, विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो विजिबल आइटम में सारे के सारे फिजिकल गुड्स आते हैं, ठीक है, सारे के सारे व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन। समझ गए क्या। दूसरा क्या होता है, अच्छा इसके एग्जांपल्स देखना, फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक फिनिश गुड्स लाइक क्लोथ्स, मशीनरी, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ऑल इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड एज नेगेटिव आइटम। इंपोर्ट कराओगे तो नेगेटिव रिकॉर्ड होगा, ठीक है, फिर डिफरेंट, और अगर एक्सपोर्ट होगा तो पॉजिटिव होगा। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं उसे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स। अब ये समझ लेना, आपके पास जो एक क्वेश्चन है ना वो आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, और यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है। क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बीओटी, और बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, वो बीओटी बताने की जगह पूरा बीओपी एक्सप्लेन करके आ जाता है। तो ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों है, ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर आता है, करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर किस में आता है, इसी के अंदर आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। समझ गए क्या। इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल आइटम्स आते हैं। इनविजिबल आइटम्स क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल आइटम्स के अंदर क्या आता है, लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टूरिज्म, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अगर पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव रिकॉर्ड करेंगे, इंडिया से जा रहा है तो उसे नेगेटिव रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीओएस। बीओएस का मतलब होता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज। क्या कहते हैं इसे, बीओएस, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज का मतलब इंपोर्ट ऑफ, वो सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ, ठीक है, इनविजिबल गुड्स या इनविजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो इनविजिबल आइटम्स इंडिया से गया, हमने कमाया, इंडिया में आया, हमने पैसा चुकाया, तो इसका जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। तो मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस ऑफ सर्विस बीओएस, मैंने आपको बताया बीओटी। बीओएस भी समझा दिया, बीओटी भी समझा दिया। समझ गए क्या, बोलिए। उसके बाद मैंने आपको अभी समझा रहा हूँ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है कि बाहर से पैसा इंडिया में आ गया, इंडिया से पैसा बाहर चला गया, और उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करा, मतलब नो फैक्टर सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड फॉर द सेम। तो क्या बोलता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रेफर्स टू दोस रिसीट्स एंड पेमेंट्स which take place without any service in return, that is one side or two way transactions। ये one side transactions होते हैं, ठीक है। These includes gift, remittances, donations, ठीक है, indemnities, aid etc। aid मतलब होता है हेल्प, ठीक है, ये सब ठीक है, एक दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड करी जाती है, मतलब बाहर से इंडिया में आ रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, receipts are called as positive items, payments are called as negative items, ठीक है। इनकम्स क्या होती है, इनकम्स आर क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इनकम और इनकम और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसकी वजह से मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ आ गई क्या, इंटरेस्ट की इनकम,
जो आपका डाउट आता है ना इंटरेस्ट इनकम कहाँ आएगी, इंटरेस्ट इनकम इसके अंदर आ गई क्योंकि मैंने किसी को पैसा दे रखा उधार, उधार पे मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पेमेंट्स इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट्स। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड एम्प्लॉइज इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज। तो आपका फॉरेन कंट्री से वेजेस एंड सैलरीज मिले या फॉरेन कंट्री में वेजेस एंड सैलरीज भिजवा रहे हो। इनकम रिसीव्ड होगी तो क्रेडिट साइड, रिसीट साइड। इनकम दोगे, पेमेंट दोगे तो क्या होगा, डेबिट साइड। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के लिए क्या करना है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कैसा आएगा, चारों बातें आ गई, चारों बातों को जोड़ दो तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट आ जाएगा। चारों बातों के पहले रिसीट्स को जोड़ेंगे। चारों बातों के रिसीट्स में पहला क्या आएगा, ट्रेड है तो ट्रेड का एक्सपोर्ट, ठीक है भाई, गुड्स का एक्सपोर्ट। दूसरा बीओटी में एक्सपोर्ट आ जाएगा, दूसरा बीओएस के अंदर एक्सपोर्ट आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा रिसीट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और लास्ट आ जाएगा क्या, लास्ट आ जाएगा रिसीट ऑफ इनकम्स। समझ गए क्या। और इसमें दूसरा साइड क्या होगा, ठीक है, इंपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा क्या आएगा, पेमेंट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल जो भी आपने पेमेंट्स दिए हैं, और लास्ट आ जाएगा जो भी आपने इनकम्स बाहर भेजी है, पेमेंट्स जो भी आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को करें। समझ गए क्या। ये चारों चीजें, इन चारों का टोटल कर दो, इस चारों का टोटल कर दो तो टोटल करने के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज रिसीट ऑफ, ठीक है, रिसीट ऑफ व्हाट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, पेमेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। क्या आ जाएगा, बैलेंस इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अगर इसमें कोई डेफिसिट आ जाता है, डेफिसिट मतलब नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिव पॉइंट आ गया, अगर पॉजिटिव है तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और बाहर की बोरिंग्स को चुकाने में काम आ जाएगा। अगर डेफिसिट है, कमी आ गई, तो करंट अकाउंट से और हमें, कैपिटल अकाउंट से और हमें बोरिंग्स लेनी पड़ेगी, उधारी और लेनी पड़ेगी। इसको तो खत्म करना है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधारी लेनी पड़ेगी। समझ गए क्या। When value of credit items are more than debit item, it indicates surplus in current account. Surplus or deficit of current account is adjusted to capital account. Surplus हो चाहे deficit हो, this is all. Surplus हो चाहे deficit हो, किसके थ्रू एडजस्ट होता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू एडजस्ट होता है, कैपिटल अकाउंट। मतलब मेरे पास खूब सारा पेमेंट आ गया, मैंने बहुत सारा कमा लिया तो उधारी चुका दो। पेमेंट कम है तो उधारी ले लो। समझ गए। बहुत सारा पेमेंट आ गया तो आरबीआई ले जाएगी, कम पेमेंट है तो आरबीआई अपने पास से निकाल के देगी। बहुत सारा पेमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट कर दो। समझ गए क्या। कम पेमेंट है तो बेच दो। समझ गए, यस और नो। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इक्वल्स टू रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ करंट ट्रांजैक्शंस माइनस पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ करंट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉजेस इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस। बताया था एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस में चेंजेस आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय, देखो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर इंडिया में आ रहा है तो इंडिया में पैसा आएगा तो प्लस, इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है बाहर तो माइनस। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप क्या करते हो, इट इज एन एक्ट ऑफ परचेजिंग एन एसेट एट द सेम टाइम एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट। समझ गए, एसेट भी खरीदी और कंट्रोल भी खरीदा, इसको क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे परचेज ऑफ अ फर्म बाय रिलायंस ग्रुप इन यूएसए, रिलायंस ने कंपनी खरीदी, परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, आपने कंपनी, आपने लैंड बिल्डिंग खरीदी। दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। जैसे कि क्या होता है इसमें, आपको क्या मिलता है, एक्विजिशन तो मिल जाती है बट कंट्रोल नहीं मिलता, जैसे परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी। समझ गए। नेक्स्ट आता है बोरिंग्स एंड लेंडिंग। सेकंड बोला था बोरिंग्स एंड लेंडिंग। सो बोरिंग्स मतलब उधारी लेना, लेंडिंग्स मतलब उधारी देना। ऑल बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन इसके अंदर आ जाते हैं। और लैंडिंग्स हमने उधारी दी है या दी है, ठीक है, बाय गवर्नमेंट या रीपेमेंट ऑफ लोन इसके अंदर चला जाएगा। अब होता क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोरो किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, इंडिविजुअल, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास जाता है, किसकी वजह से होता है, आरबीआई की वजह से। बताया था ना अभी। तो क्या बोलते हैं कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दैट इज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इज द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। किसका है, सरकार का पैसा है, किसने रख रखा है, आरबीआई ने। With any withdrawal from foreign exchange reserves is recorded on the credit side of BOP। समझ गए। यही बोला था, अगर आपने आरबीआई के अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया तो उसको किसमें रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, और पैसा कहाँ जाएगा, हमारे पास इंडिया के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर फ्लो कर जाएगा।
Any addition to the foreign exchange reserves is recorded on the side of debit side of BOP because this leads to increase in foreign financial assets. तो सरकार के पास foreign financial assets बढ़ रही है but market से पैसा बाहर जा रहा है, समझ गए? Change in reserves is recorded in the BOP account and not in reserves account. So BOP जो change in reserves होता है ना, वो सरकार अपने reserve account में नहीं लिखती है, तो लिखती है किसमें? BOP account में. बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में ठीक है 3 तरीके से रिसीट्स आ रही है. एफडीआई इंडिया में आया, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, ठीक है, दूसरा बोरिंग्स करी हमने, ठीक है, और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कम हो गए, तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव आइटम. और दूसरा नेगेटिव आइटम में क्या क्या आता है? नेगेटिव आइटम में आता है कि हमने क्या करा, हमने फॉरेन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने लेंडिंग करी, और तीसरा सरकार पैसा देगी. समझ गए क्या? बोलो भाई. बेसिक बैलेंस या ओवरऑल बैलेंस. बेसिक बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, सम ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज टर्म्ड एज बेसिक बैलेंस. जो दोनों का टोटल होता है ना, ठीक है, दोनों का टोटल, करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का, दोनों का जो टोटल होता है, क्या कहते हैं उसे? बेसिक बैलेंस कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? बेसिक बैलेंस. अगर डेफिसिट आता है तो कैपिटल अकाउंट से सेटल करते हैं, और उसी तरीके से सरप्लस आता है तो कैपिटल अकाउंट से क्या करता है? कैपिटल अकाउंट से सेटल करता है. सबको पता है ये चीज, ठीक है. अब देखो चालू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, दैट इज कंपोनेंट्स, ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी. तो नया टॉपिक चालू करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी. ओके फाइन, अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी के कंपोनेंट्स के बारे में. बीओपी के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. पहला जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, और दूसरा होता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. देखो सीधी सी बात है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के कांसेप्ट को समझते हैं, अकोमोडेटिंग के कांसेप्ट को समझेंगे. पहले होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, फिर उनको रेक्टिफाई करने के लिए होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. मतलब पहले आपने रायता फैला दिया, फिर वो रायता समेटा जा रहा है, ठीक है. मतलब चलता कैसे है वो बताता हूँ. जो भी ट्रांजैक्शंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं अपने, ठीक है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस. ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जिसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. और सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर लाइक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओपी, जिसको बीओपी के बैलेंस से कोई लेना देना नहीं होता. मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. मैंने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया, मैं फॉरेन घूमने गया, ठीक है, फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आए. मतलब ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं बिना किसी चीज को सोचे समझे, बिना किसी चीज को सोचे समझे. हमने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करा, फॉरेन से इंपोर्ट करा, फॉरेन में एक्सपोर्ट किया. तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि इंडिपेंडेंट है बीओपी के बैलेंस से, जिनको बीओपी के ट्रांजैक्शंस बीओपी के बैलेंसेस से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है क्या? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस दोनों जगह पे होते हैं, करंट में भी होते हैं और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस मतलब क्या किया आपने? एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, इनकम कमाई, इनकम दी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस मतलब प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया? फॉरेन में शेयर्स खरीद लिए, फॉरेन की कंपनीज एक्वायर कर ली, इंडिया में एफडीआई आ गया. तो इस तरीके से दोनों सेक्टर्स में क्या हो सकते हैं, ठीक है. मतलब जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट में भी हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी हो सकते हैं. They are independent transaction. They are not. They have nothing to do with the BOP. However, government जो transactions करती है उसे कहते हैं accommodating transactions. Accommodating transactions वो transactions होते हैं जो आपने जो काम किया है, मतलब आपने जो करंट अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर या कैपिटल अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस किया है, उसकी वजह से बीओपी के अंदर जो सरप्लस या डेफिसिट आया, उसकी वजह से जो बीओपी के अंदर सरप्लस या डेफिसिट आया, उसको रेक्टिफाई करने का काम होता है गवर्नमेंट का. किसका होता है? गवर्नमेंट का. तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के बाद जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस करती है, आपके डेफिसिट या सरप्लस के बैलेंस को, मिसमैच को मैच कराने के लिए. अगर सरप्लस है तो भी क्या कहा जाएगा? मिसमैच इन बीओपी. और अगर डेफिसिट है तो भी क्या कहा जाएगा? मिसमैच इन बीओपी. बीओपी हमेशा बैलेंस होता है, बराबर होता ही होता है. तो बीओपी को बैलेंस करने के लिए, मतलब सरप्लस आया तो सरकार वो पैसा ले जाएगी, उधारियां चुका देगी, और डेफिसिट आया तो सरकार फॉरेन से बोरिंग्स लेके आ जाएगी. सो उस चीज को मैच कराने के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस.
So accommodating transactions are those transactions which are done after your capital account after your autonomous transactions to balance the mismatch in BOP. जो बैलेंस को क्या जो मिसमैच को क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है कि बेटे मिसमैच आ चुका है, ट्रांजैक्शंस अप या डाउन हो चुके हैं, सरप्लस या फिर दूसरा क्या आ चुका है, डेफिसिट आ चुका है, तो उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है, ठीक करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसे कहा जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस पैसा लाके भी देता है, पैसा निकाल भी लेता है। सो अगर मान लो कि सरप्लस आ गया तो पैसा ले जाएगा, डेफिसिट आ गया तो पैसा लाके दे देगा। Autonomous transactions refers to those international economic transactions which are done for some economic motive, मतलब पैसा कमाने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किया जाता है। They are independent of the state of country, BOP को कोई लेना देना नहीं होता कंट्री के BOP से। BOP identity of these transactions are not influenced by foreign exchange position of the country. These transactions take place in both current and capital account, already बताया था मैंने आपको। इसको कहा जाता है above the line transactions। क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस एंड बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। एक क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे आएगा अबव द लाइन बिलो द लाइन, आधे बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका होता है अकोमोडेटिंग और, ठीक है, दूसरा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस के बीच में डिफरेंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिसीट पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ऑटोनॉमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनॉमस, अगर पेमेंट्स होगा तो सरप्लस आ जाएगा बीओपी में, और अगर उल्टा है तो डेफिसिट आ जाएगा बीओपी में। कुछ भी हो इसको सही काम करेगा। Accommodating items. Accommodating items or accommodating transactions are those transactions which are undertaken to cover the deficit or surplus in BOP. Therefore, their magnitude is determined by autonomous transactions. कौन determine करता है इनका magnitude? Autonomous. मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, autonomous transaction में बहुत ज्यादा surplus है, तो बहुत ज्यादा surplus का चला जाएगा accommodating में। सरकार बहुत ज्यादा जो surplus आता है वो ले जाएगी। बहुत ज्यादा डेफिसिट है तो सरकार ले जाएगी, थोड़ा सा डेफिसिट है सरकार ले जाएगी, ठीक है, मतलब सरकार उसमें पैसा भर देगी, और बहुत थोड़ा सा सरप्लस है सरकार ले जाएगी। मतलब आपका जो मैग्नीट्यूड है, जितना ज्यादा डिफरेंस है किसके अंदर, जितना ज्यादा सरप्लस उतना ज्यादा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जितना ज्यादा डेफिसिट उतना ज्यादा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होगा। इसको कहते हैं बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस, मतलब ऊपर जो फैलाया रहता है उसको समेटने आए हैं ये लोग, समझ गए। The officially settlement approach is based on assumption that, अच्छा ऑफिशियली सेटलमेंट अप्रोच होता कैसे, ठीक है, तो वो होता है जो मैंने आपको बताया था ना, ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो सरकार मेंटेन करती है, आरबीआई मेंटेन करती है, उसके थ्रू होता है। ठीक है, कैसे होता है, अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और क्या है सेंट्रल बैंक, क्या है मॉनेटरी अथॉरिटी है, इट इज द अल्टीमेट फाइनेंसर ऑफ एनी डेफिसिट और अल्टीमेट रेसिपिएंट ऑफ एनी सरप्लस। तो अल्टीमेट फाइनेंसर ऑफ एनी फॉर एनी डेफिसिट का मतलब कि अगर डेफिसिट आ गया तो कौन दे देगा, सरकार पैसा दे देगी, और सरप्लस आ गया तो कौन ले जाएगी, सरकार पैसा ले जाएगी। समझ आ गई क्या। अब इसकी वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बीओपी के अंदर। अब देखो भाई, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी को मैच कराने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। बीओपी मैंने क्या कहा, हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मतलब क्या बीओपी हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस, मतलब पैसा आया पैसा गया हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। और बराबर मेंटेन करने के लिए कौन कौन आता है यहाँ पे, आरबीआई। अगर ज्यादा है तो आरबीआई ले जाएगी, और कम है तो आरबीआई लाके दे देगी, डिसइक्विलिब्रियम को इक्वल करने के लिए। कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, अब डिसइक्विलिब्रियम मतलब डेफिसिट क्यों आता है, देखो क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम दो वजह से होता है। किस तरीके से हो सकता है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, दो वजह से, सरप्लस की वजह से और डेफिसिट की वजह से। सरप्लस है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पैसा ले जाएगी, बट डेफिसिट है सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और डेफिसिट किस किस वजह से आ सकता है वो सुनो, ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बोरिंग स्टडी हमने और इंडिया के अंदर खूब डेवलपमेंट कर दिया, तो खूब डेवलपमेंट करने के लिए हमने उधार लिया, तो हो गया ना डेफिसिट, आ गया ना डेफिसिट, यस और नो। दूसरा होता है बिजनेस साइकिल, कभी कभी बिजनेस साइकिल सरप्लस में चलती है, मूव पे चलती है, कभी कभी रिसेशन पे आ जाती है, रिसेशन पे आ गई तो नेगेटिव हो जाएगा। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे इंडिया में चल रहा है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हर चीज महंगी हो चुकी है, इसी की वजह से आज पेट्रोल पंप चलते हैं, सबको पता है, ठीक है। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए महंगाई जब तक बहुत ज्यादा चलती रहेगी कोई नहीं कमा पाएगा, ठीक है, और आज की डेट में बहुत ज्यादा महंगाई है जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पहले उनकी कॉस्ट कम थी अब उनकी कॉस्ट ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट वाला जो माल है महंगा हो चुका है, तो उनकी कमाइयां क्या हो जाएगी, कम। अगर इनकम कम हो जाएगी तो पैसा भी बाहर से कम नहीं आएगा और कम ही बचेगा। इंक्रीज इन डेट बर्डन, डेट बर्डन बढ़ चुका है इंडिया में, डेट बर्डन बहुत ज्यादा है, डेट बर्डन ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा तो आप कमाओगे तो मेजर हिस्सा तो इंटरेस्ट में चला जाएगा, ब्याज में चला जाएगा। जैसे ब्याज चुकाया, लोन चुकाया, अब सोच के देखो यार लोन चुकाने लगे आप, यू आर पेइंग लोन्स, आप क्या कर रहे हो, लोन्स का पेमेंट दे रहे हो,
आप कंटिन्यूसली लोन्स का पेमेंट देते जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है तो आपकी कमाई कम हो रही है, कमाई कम हो रही है तो डिफरेंस इन डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा। पॉलिटिकल कंडीशन जहाँ पे अनस्टेबल होती है वहाँ एक प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, अनस्टेबल है तो करेक्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन से पैसा इंडिया के अंदर ज़्यादा आएगा। डेप्रिसिएशन, कभी कभी ऐसा लगे ना तो डेप्रिशिएट करते हैं इंडिया की करेंसी की वैल्यू, एक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे करेंसी की वैल्यू कम है 72-75 रुपीज़ चल रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और कम कर दो अगर ऐसा लग रहा है तो। इम्पोर्ट कंट्रोल करना चालू करो, ठीक है, इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाओ, इम्पोर्ट कम होगा तो पैसा बाहर कम जाएगा। एक्सचेंज कंट्रोल करो ताकि बाहर पैसा कम जाए। डीवैल्यूएशन कर सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं। रिड्यूस करो इन्फ्लेशन, जो सरकार करना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, ऑलरेडी हो चुका है। डेफिसिट इन पीओपी बता चुका हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है कि नहीं होता, आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, आंसर आएगा यस। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बैलेंसेस, अगर वो बैलेंस नहीं होता तो उसके लिए कौन है, आरबीआई, ठीक है, क्यों, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस लेके आ जाएंगे, सरप्लस होगा तो पैसा ले जाएंगे, डेफिसिट होगा तो पैसा लाके दे देंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। और एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या नाम है चैप्टर का, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर हमने को कुछ कुछ चीजें की बात करनी है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो यार, जिस रेट पे आप फॉरेन करेंसी को एक्वायर कर सकते हो उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस रेट पे आप फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हैं उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज लाइक, जैसे आप दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हो उसी तरीके से आप फॉरेन एक्सचेंज खरीदते हो। जैसे हर चीज की एक वैल्यू होती है, फॉरेन एक्सचेंज की एक वैल्यू होती है। अगर मैं मार्केट गया, मुझे आम खरीदने हैं और आम आ रहे 100 रुपए किलो, तो आम की कीमत कितनी हो गई, आम की कीमत हो गई पैसों के मुकाबले 100 रुपए के, तो 100 रुपए के हो गए 1 किलो आम। उसी तरीके से मुझे डॉलर खरीदना है ना, तो मुझे डॉलर कितने का खरीदना है, डॉलर आ रहा है मान लो 75 रुपीज का, तो $1 कितने का हो गया, 75 रुपीज का। तो इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां से आप फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हो, खरीदते हो, बेचते हो। तो जिस तरीके से अपना बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट चलता है उसी तरीके से प्रोडक्ट को अज्यूम करो कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, उसी तरीके से चलता है। अगर इंडियन करेंसी क्या होती है, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, इसे कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। और एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी में जो डॉलर होता है वो इंडिया के मुकाबले क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और सस्ता मिलने लग जाता है। जैसे 75 का अभी डॉलर चल रहा है, और अगर इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ, किसका एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, तो डॉलर कितने का मिलने लग गया, मान लो 70 रुपए का मिलने लग गया, तो दिस इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। क्या कहते हैं इसे, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। और अगर मैंने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, तो 75 का डॉलर 80 रुपए का हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी में डॉलर महंगा होगा कि सस्ता होगा, तो डॉलर सस्ता हो जाएगा इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर मैंने कहा एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, अगर मैंने कहा एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी बोला, तो एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी के केस में क्या होगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, डेप्रिसिएशन बोला तो डॉलर महंगा हो जाएगा, मतलब डॉलर की कीमत और बढ़ जाएगी। समझ गए क्या, डॉलर और स्ट्रांग हो जाएगा रुपये के कंपैरिजन के अंदर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर अब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारे कोर्स में है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलता है कि भाई डिटर्मिनेशन होता कैसे है, डिटर्मिनेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड एंड सप्लाई से। कैसे, डिमांड एंड सप्लाई से। तो फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम लोग डिमांड करते हैं, क्या करते हैं, डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहां हो सकती है और सप्लाई कहां से हो सकती है, बात करेंगे। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहां होती है, अगर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, अगर हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बाहर से, ठीक है, कुछ मंगवाना चाहते हैं, बाहर से कोई सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिमांड करना पड़ता है। अगर हमें बाहर का फॉरेन का लोन चुकाना है, फॉरेन में हमें कोई एसेट एक्वायर करनी है, तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है। अगर हमें बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इसी का रिवर्स सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन से कोई इंडिया में घूमने आया, सप्लाई आएगी। फॉरेन से कोई अगर इंडिया में घूमने आता है तो फॉरेन से सप्लाई आएगी। फॉरेन से अगर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे इंडिया के अंदर सप्लाई आ जाएगी। फॉरेन से हमारे पास कोई गिफ्ट आया तो हमारे पास सप्लाई आ जाएगी। लोग क्या करते हैं, लोग, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर थोड़ा स्पेकुलेशन करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं तो उसके अंदर भी करते हैं, वहां से भी अपने पास क्या आती है, सप्लाई आ जाती है। तो दिस इज हाउ वी गेट व्हाट, वी गेट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का बेसिकली मतलब क्या होता है, डिमांड से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की अगर डिमांड होगी तो रुपी क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और डॉलर क्या हो जाएगा, उसके सामने मजबूत हो जाएगा।
और सप्लाई अगर होती है तो रुपी मजबूत होगा और डॉलर क्या हो जाएगा उसके सामने थोड़ा सा ठीक है डाउन हो जाएगा। सो बेसिकली होता क्या है, किस पे डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। किसके ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड ज्यादा हो रही है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो रेट पे क्या फर्क आएगा, रेट पे फर्क ये आएगा कि डॉलर हो जाएगा ठीक है महंगा, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो डॉलर हो जाएगा सस्ता। तो जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आएगी वो कहीं ना कहीं कम आ जाएगी। यस, फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर की फर्क ये पड़ेगा कि देखो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब ये, दिस इज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मान लो ये चल रही है इक्विलिब्रियम प्राइस अभी, अगर कल को क्या हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ती है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ी तो महंगा हो गया, प्राइस कम होगी तो सस्ता हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर क्या होता है, प्राइस ये है, अगर प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए क्या? सप्लाई के साथ क्या खेल चलता है, सप्लाई के साथ उल्टा खेल चलता है। ये सप्लाई है, अब सप्लाई के साथ क्या होगा, सप्लाई के साथ ये होगा कि भाई ये प्राइस दे रखा है और ये क्वांटिटी दे रखी है। अगर सप्लाई क्या होता है, अगर सप्लाई क्या होता है, अगर प्राइस क्या होता है बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाएगा, और प्राइस अगर क्या होता है कम हो जाता है तो सप्लाई में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया? इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अलावा क्या चलता है, डिमांड और सप्लाई के अलावा आता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है, आपस में मीट कर जाती है, डिमांड और सप्लाई मीट कर जाती है। दिस इज व्हाट, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई मीट कर जाएगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आज अगर ऐसा हुआ, इमेजिन करो कि इंडिया के अंदर डॉलर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, सो लोग क्या करेंगे, फॉरेन से डॉलर सेल कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो सेल नहीं करेंगे। तो सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई कब कम हो जाएगी, जब प्राइस कम हो जाएगी। डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी। डिमांड कब कम हो जाएगी, जब सप्लाई, जब डिमांड कब कम हो जाएगी, जब प्राइस महंगी हो जाएगी। अब होता ये है, इमेजिन करो एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, क्या हुआ, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई और डिमांड का रिलेशन ही निकालते हैं, प्राइस और डिमांड और प्राइस और सप्लाई का रिलेशन। अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। आप एक चीज की बात करो, पहले यू हैव टू स्टिक ऑन वन थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई और टॉकिंग अबाउट डिमांड। सप्लाई, हाँ बोलो, तो जब सप्लाई कम प्राइस कम तो सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। हाँ उल्टा होगा। अगर कुछ चीज सस्ती है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी ना। अरे वो डिमांड के रिलेशन में बोल रहे हो आप, कोई चीज सस्ती है तो मैं कम बेचूंगा ना। अच्छा, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पास डॉलर्स रखे हैं, मैंने डॉलर खरीदे 70 रुपए में, डॉलर हो गया 75 में बेचूंगा, 65 में नहीं बेचूंगा। अच्छा, सप्लाई कम हो जाएगी। समझ गए? और मैं डिमांड करता हूँ, अब डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, डॉलर था 70 रुपए, डॉलर हो गया महंगा, डॉलर हो गया महंगा, तो अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, नहीं खरीदूंगा, और डॉलर सस्ता हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। समझ गए? एग्जैक्टली। ये क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये वो पॉइंट है जहां पे डॉलर और डॉलर का सप्लाई और डॉलर का डिमांड क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। डॉलर का डिमांड और डॉलर का सप्लाई जिस पॉइंट पे मैच कर जाएगा उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। क्या पॉइंट कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। हाँ आगे बनाना पड़ेगा। अब इसी के साथ अपन समझेंगे चेंज इन एक्सचेंज रेट। चेंज इन एक्सचेंज रेट में क्या होता है, कल को अगर एक्सचेंज रेट ही चेंज हो गई तो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, अगर मान लो एक्सचेंज रेट चेंज हो गई किसकी वजह से, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। एक्सचेंज रेट चेंज होना है, अब एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है तो मान लो ठीक है डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी हो रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी अगर चेंज होता है, अगर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो गई मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिमांड बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। सो अल्टीमेटली वी गेट अ न्यू एक्सचेंज रेट, और हमें क्या मिल जाएगी, एक नई एक्सचेंज रेट मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंडियन करेंसी क्या करती है, इंडियन करेंसी का क्या होता है, डेप्रिसिएशन। इंडियन करेंसी का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है।
अगर इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, इंडियन करेंसी सस्ती हो जाएगी। इंडियन करेंसी सस्ती हो जाएगी, वो फॉर इंडियन करेंसी सस्ती हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। सो इससे क्या हुआ, इंडियन करेंसी सस्ती हो गई किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप सीधी सी बात है, अल्टीमेटली क्या होगा, इंडियन करेंसी अगर क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो देखें डिमांड मोर, फॉरेन करेंसी हमारे लिए बढ़ गई, फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन करेंसी सस्ती होगी। क्या होगा, इसका मतलब इंडियन करेंसी सस्ती हो गई। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड अगर क्या होता है, अगर ऑन दी अदर हैंड अगर एप्रिसिएशन हो जाए डोमेस्टिक करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का अगर एप्रिसिएशन होगा, क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी महंगी हो गई। क्या हो गई भाई, डोमेस्टिक करेंसी महंगी हो गई। सो अगर डोमेस्टिक करेंसी एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी एक्सपेंसिव हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली डोमेस्टिक करेंसी एक्सपेंसिव हो रही है। डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, इस पॉइंट पे एक्सपेंसिव हो रही है। सो अगर डोमेस्टिक करेंसी एक्सपेंसिव हो जाएगी, सो अल्टीमेटली क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी महंगी हो रही है। सो अल्टीमेटली क्या करेंगे, अल्टीमेटली ये होगा कि प्राइस तो हो जाएगी कम फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर तो हो जाएगा सस्ता, 75 का डॉलर 70 रहेगा, और सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो देखो प्राइस भी कम हो गई और सप्लाई और डिमांड भी इंक्रीज हो गई। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर क्या होगा, अगर डॉलर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो अगर डॉलर एक्सपेंसिव होता है, तो डॉलर अगर एक्सपेंसिव हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, दिस इज योर डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। और दूसरी कंडीशन क्या आती है, डॉलर का क्या होना, डॉलर का, ठीक है, सस्ता होना। तो अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा तो डॉलर हो गया सस्ता। सो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या आएगा, अल्टीमेटली उसका ये आएगा इफेक्ट कि नई इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी, और नई इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट के अगर क्या हुआ, इसकी वजह से ये क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ये क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ये क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो दिस इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी से क्या होगा, रेट महंगी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, रेट महंगी हो गई, रेट महंगी हो गई तो आराम से कोई भी इंडिया की करेंसी क्या कर सकता है, खरीद सकता है। समझ गए क्या? हाँ, जैसे अभी 75 का डॉलर है, 75 की जगह 85 का अगर डॉलर हो गया तो इंडिया की करेंसी हो गई डेप्रिशिएट, और डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, इंडिया की करेंसी ज्यादा खरीदी जाएगी, इंडिया की करेंसी ज्यादा खरीदी जाता है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अगर वो डॉलर 70 का है, हाँ, तो एप्रिशिएट हो गया, इंडियन करेंसी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, इंडियन करेंसी को डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, नहीं 75 का था, 70 का हो तो गया, एप्रिशिएट हो गई इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो गई, ये वाला सीन है। तो इंडियन करेंसी अगर एप्रिशिएट हो जाएगी मतलब रेट सस्ती हो गई, तो अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी, समझ गए, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अगर क्या होता है, मनी मार्केट तो सारा हाँ इट इज लाइक मनी मार्केट। समझ आ गई यहाँ तक? चैप्टर की तरफ देखना, ये नहीं करना अपने को। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे निकाला जाता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसकी वजह से होता है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ये पेमेंट आता है फॉरेन एक्सचेंज में, कैसे कैसे आता है पेमेंट, कहां कहां करोगे? गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए, फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करने के लिए, गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड का पेमेंट देने के लिए, इंटरनेशनल लोन का पेमेंट देने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, और फॉरेन टूर्स पे जाने के लिए। इन सब की वजह से क्या होता है? इन सब की वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, आप डिमांड देखो फॉरेन एक्सचेंज की है तो क्या हो रहा है इसके अंदर, जो ऑलरेडी समझा चुका मैं आपको। दूसरा क्या आता है आपका? सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहां से आता है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट आप करोगे पूरी दुनिया को, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन से, डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट्स, वो इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर घूमने आए, इंडिया के अंदर घूम के क्या कर रहे हैं? ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हैं। स्पेकुलेटिव परचेज, रेमिटेंसेस, बाहर से कोई गिफ्ट है, तो ये क्या है? ये शो करता है डायरेक्ट रिलेशन, ऑलरेडी समझा दिया।
अब क्या आता है आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मतलब वो एक्सचेंज रेट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, मीट आउट हो जाए। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ठीक है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपकी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर ज्यादा भी होता है तो प्रेशर की वजह से वो वैसे ही कम हो जाएगा। जैसे क्या, जैसे अगर रेट बहुत ज्यादा हो गई तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया तो कम हो जाएगा, रेट बहुत कम हो गई तो ज्यादा खरीद लिया, ज्यादा खरीद लिया तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो रेट फिर से बढ़ जाएगी। सो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी कहाँ पे आ जाती है, वापस से हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव कर ही लेती है। अब डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन हुआ, तो डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी मतलब इंक्रीज इन द डिमांड फॉर यूएस इन इंडिया। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी मतलब इंक्रीज इन डिमांड फॉर यूएस करेंसी इन इंडिया। तो इंडियन लोग क्या करने लगे, यूएस करेंसी खरीदने लगे। अब यूएस करेंसी की वो बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे, किसकी डिमांड करने लगे, यूएस करेंसी की। तो अगर आप यूएस करेंसी की डिमांड करोगे, किसकी डिमांड करोगे, यूएस की करेंसी की डिमांड करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यूएस करेंसी डिमांड करने की वजह से आप सोचना आप क्या किसकी डिमांड कर रहे हो, यूएस की करेंसी की डिमांड कर रहे हो। यूएस खरीदोगे ज्यादा, यूएस करेंसी ज्यादा खरीदोगे तो इंडिया की तो वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी ना। तो दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, डेप्रिसिएशन से डिमांड बढ़ती है और क्या होता है, प्राइस भी बढ़ती है, जो अभी मैंने डायग्राम के अंदर आपको दिखाया था कि डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगी। यू कैन सी दिस, क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। समझ गए क्या, डेप्रिसिएशन की वजह से। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट बोलता है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर एक बात बताओ, डेप्रिसिएट अगर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया में उनको माल ज्यादा सस्ता मिलेगा। अब आता है एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अगर एप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि डॉलर क्या हो चुका है, सस्ता हो चुका है हमारे कंपैरिजन में, मतलब थोड़ा सा सस्ता हो गया, 75 का डॉलर 70 हो गया मान लो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 75 का डॉलर अगर सस्ता हो जाएगा तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज इंक्रीज इन द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में क्या हो गया, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में इंडिया की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो कम बढ़ गई है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली ये होगा कि इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। क्या हो चुका है, इंक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, डॉलर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया, तो डॉलर की वर्थ खत्म हो गई, वर्थ कम हो गई तो डॉलर की रेट क्या हो गई, कम हो गई, डॉलर की रेट क्या हो गई, कम हो गई। एप्रिसिएशन से क्या होगा, एप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा फॉरेन से और माल सस्ता आएगा तो आप फॉरेन से मंगवा लोगे, और इंडियन से इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा इंडिया का माल महंगा हो जाएगा। Devaluation and revaluation of currency. Devaluation is an action taken by the government and revaluation is an action taken by the government. गवर्नमेंट एक्शन लेती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करती है और अगर करेंसी की वैल्यू को कम कर दे तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, इंडिया में सरकार ने चौथी बार क्या कर, 4 बार कर चुकी है डिवैल्यूएशन। और एक होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि करेंसी की वैल्यू को वापस से एप्रिशिएट करना, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन रिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन में सरकार ने क्या करा, करेंसी की वैल्यू को कम करा ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके, और डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज लाइक ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कंप्लीट हो गया चैप्टर। एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, मैनेज फ्लोटिंग। लास्ट टॉपिक है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है कि देखो होता क्या है कि 2 तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता है ना, वहां पे क्या होता है, एक्चुअली देखो आपको पता है आपका एक एक्सचेंज रेट चल रहा है नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अगर आरबीआई आके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसे कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या हुआ था, कुछ 5-6 साल पुरानी बात है, जब डॉलर हुआ करता था 50-55 के अराउंड का, और डॉलर बढ़ते 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 65 के अराउंड पहुंच गया। सो आरबीआई आई और आरबीआई ने आके उसे क्या करा, कंट्रोल करा। सो जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ना, तो डिमांड और सप्लाई के चेंज होने की वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो जाए और बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आने लग जाए। तो बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए क्या करा जा सकता है, उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। आरबीआई क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। सो आरबीआई क्या करती है, डिमांड और सप्लाई के अंदर जब इन्फ्लुएंस करती है तो उसे कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैनेज फ्लोटिंग इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ मैं। ठीक है, अच्छी क्लास वाइंड अप करें। ठीक है, थैंक यू।